हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एवरीथिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। आज लेके आया हूँ आप सभी के लिए बीपीएससी एई मेंस एग्जामिनेशन का पेपर, जिसमें ये पेपर जो है वो पेपर नंबर 5 है, पेपर 5। एंड आप सभी को पता ही होगा कि जो बीपीएससी का इस बार का एग्ज़ाम हुआ था, मेंस वाला एग्ज़ाम, वो 27 मार्च से 31 मार्च के बीच में हुआ था। यानी कि टोटल 5 दिन में टोटल 9 पेपर कंडक्ट हुए थे। तो ये पेपर 5 है, जिसका ये पार्ट 1 है, जिसमें पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव होता था और इवनिंग यानी आफ्टरनून सेशन में हमारा कन्वेंशनल वाला पोर्शन होता था। फ्रेंड्स, जो लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि जो पेपर नंबर 5 होता है उसमें हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जिसमें आरसीसी का डिज़ाइन हो गया, स्टील हो गया, एंड इसके अलावा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इन 4 टॉपिक से हमारा पेपर बनता है, क्वेश्चन सेट होते हैं। तो इस टॉपिक में जो ऑब्जेक्टिव सेट है इसमें टोटल क्वेश्चन हमारा रहता है 50 क्वेश्चन रहता है, एंड टाइम मिलता है 1 घंटे का। ऑब्जेक्टिव नंबर होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और टोटल मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सॉइल के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए थे पेपर नंबर 5 में वो सारे देखने वाले हूँ। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, भले आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सिविल से रिलेटेड हो, तो आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड वीडियो को शुरू करते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फॉर अ 2 hinge arc if one of the supports settle down vertically then the horizontal thrust। ये जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन हमारे स्ट्रक्चरल पोर्शन से आ जाता है। फिर भी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। यहाँ पे जो पहला जो क्वेश्चन है, 2 hinge arc पहले एक बना लीजिए, ये 2 hinge हमारा आर्क हो गया। बोल रहा है कि इफ़ वन ऑफ द सपोर्ट सेटल डाउन्स, अगर कोई सपोर्ट ये सेटल डाउन हो जाता है तब हमारा द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इस तरह से लगता है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या होगा? तो दोस्तों, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या हो जाता है कि डिक्रीज कर जाता है। सेकंड क्वेश्चन, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू ट्रेन ऑफ व्हील लोड्स ऑन अ सिंपली सपोर्टेड गर्डर। कोई सिंपली सपोर्टेड गर्डर आप बना लीजिए। सपोज करें एक मैं सिंपली सपोर्टेड गर्डर बना लेता हूँ और यहाँ से कोई ट्रेन ऑफ व्हील लोड इस तरह से पास कर रही है इस पर, ठीक है। तो क्या होता है, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा? ऑलवेज अकर एट द सेंटर ऑफ ए स्पैन, ऑलवेज अकर अंडर अ व्हील लोड, नेवर अकर्स अंडर अ व्हील लोड, और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑलवेज अकर्स अंडर अ व्हील लोड। जो हमारा व्हील इसमें पास करेगा उसी के अंदर हमारा कभी भी जो हमारा जो कंडीशंस बनता है, यहाँ पर भी इन्फ्लुएंस डायग्राम भी बना सकते हैं आप, बहुत सारे कंडीशन देखा जाता है, और वो एक सेपरेट टॉपिक होगा। मैं चाहो तो मैं उसको बता सकता हूँ, नीचे आप कमेंट कर सकते हो। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा? ऑलवेज अकर अंडर अ व्हील लोड। अब यहाँ से हमारा सॉइल का क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉइल के ऊपर, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, यानी कि सीवी, जो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को डिनोट करते हैं वो सीवी से करते हैं, और सीवी होता है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तीसरा का आंसर हो जाएगा बी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज ऑफ अ सॉइल सैंपल। इसमें डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो देख लीजिए आप, ऑप्शन देख लीजिए, सैचुरेटेड, सबमर्ज, वेट एंड ड्राई। इसी तरह से सैचुरेटेड, वेट, सबमर्ज एंड ड्राई। तो हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी, सैचुरेटेड, वेट, ड्राई, सबमर्ज। यानी कि सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होता है हमारा वो सैचुरेटेड का होता है, गामा सैट। इसके बाद होता है हमारा वेट, यानी कि गामा वेट हम बोल सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा गामा ड्राई, और सबसे कम होता है गामा सबमर्ज। गामा सबमर्ज का अगर देखा जाए तो हमारा जो बल्क यूनिट वेट होता है लगभग हाफ हो जाता है गामा सैचुरेटेड के। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर सैम्पलिंग नेचुरल सैंड्स एंड अदर सॉफ्ट एंड वेट सॉइल सेटिस्फैक्टरीली द मोस्ट सुटेबल सॉइल सैम्पलर। जो हम बहुत तरह का सॉइल सैम्पलर यूज़ करते हैं, उसमें से नेचुरल सैंड्स के लिए कौन सा हमारा सैम्पलर सबसे बेस्ट होगा? तो सबसे पहले इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, उसको आप पॉज करिए अगर आपने बीपीएससी का अटेम्प्ट नहीं किया है पेपर तो, और अपने से पहले कोशिश करिए लगाने का सही आंसर क्या होगा। उसके बाद आंसर सुनिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और ज़्यादा देर तक आपके, ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रिटेन रख पाएंगे। तो नेचुरली सॉइल सैंड्स के लिए हमारा जो सैम्पलर होता है वो होता है स्टेशनरी पिस्टन सैम्पलर, स्टेशनरी पिस्टन सैम्पलर। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग सीपेज थ्रू एन अर्थ मास, डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज। जो सीपेज होता है हमारा, जैसे अर्थ मास एक बना लिया हमने, तो इसमें सीपेज हमारा इस तरह से सीपेज इस तरह से नीचे की तरफ से पास करता है, पानी जो हमारा होता है। तो सीपेज का डायरेक्शन किस तरफ होता है? तो वो होता है परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन। Question number 7, a sample of clay and a sample of sand have the same specific gravity.
एंड सेम वॉइड रेशियो, ई सेम दिया है, उसके बाद हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी जी भी सेम दिया है, देयर परमिएबिलिटी वुड डिफर बिकॉज their porosity would be different, their degree of saturation would be different, their density would be different, the size range of their void would be different। तो इसका आंसर क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन को आप हमेशा फॉर्मूला के साथ अप्रोच करें। जो हमारा फॉर्मूला बनता है दोस्तों, जो परमिबिलिटी का फॉर्मूला बनता है K इक्वल टू सी इंटू ई क्यूब बाई 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू बाई न्यू और D10 का स्क्वायर। ओके इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं कार्बन कोंजी इक्वेशन। परमिबिलिटी का बहुत सारा फॉर्मूला बनता है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि K किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ई क्यूब है तो वाइड रेशियो ई है, तो ई हमारा दोनों में सेम दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसके कारण से। डिफरेंट अगर होगा तो किसके कारण से होगा, तो वो होगा दोस्तों डी, द साइज रेंजेस ऑफ देयर वॉइड्स वुड बी डिफरेंट। क्योंकि पार्टिकल का साइज अलग अलग है, इसलिए हमारे जो वॉइड्स उसके अंदर बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक हमारा सैंपल है क्ले का और दूसरा सैंपल है सैंड का, तो दोनों में हमारा जो वॉइड्स बनेगा वो हमारा अलग अलग बनेगा। तो साइज रेंजेस ऑफ देयर वॉइड्स वुड बी डिफरेंट, सो आंसर वुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए सैचुरेटेड क्ले लेयर अंडरगोइंग कंसोलिडेशन। अब यहाँ कंसोलिडेशन पे क्वेश्चन आ गया। In a saturated clay layer undergoing consolidation with a single drainage at its top, the pore water pressure would be maximum। pore water pressure maximum होता है, कहाँ पे होगा maximum? देखिए एक क्ले लेयर आप बना लीजिए, ये हमारा क्ले लेयर हो गया और ये बोल रहा है कंसोलिडेशन विथ अ सिंगल ड्रेनेज एट इट्स टॉप, यानी कि हमारा जो यहाँ पे पोरस मीडिया है वो सिर्फ टॉप पे है, नीचे से हमारा इम्परमीबल है। यानी कि यहाँ पे जब हम लोग H कैलकुलेट करेंगे तो H इक्वल टू हमारा हो जाएगा H। डबल ड्रेनेज में क्या हो जाता है, H इक्वल टू H/2 हो जाता है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा H इक्वल टू H। द पोर वाटर प्रेशर वुड बी मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो यहाँ तो मैक्सिमम होगा हमारा एट बॉटम पे। क्वेश्चन नंबर 9, ए सैचुरेटेड क्ले स्ट्रैटम ऑफ थिकनेस 10 mm बाउंडेड ऑन टॉप एंड बॉटम बाय मीडियम कोर्स सैंड लेयर्स हैज अ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन 0.002 cm²/s। If the stratum is subjected to loading, it is likely that it would undergo a 50% of its primary consolidation in how many days। आपको नंबर ऑफ डेज में बताना है कि 50% कंसोलिडेशन कितने दिन में हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले अपने क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पे जो केस है, यहाँ पे टॉप एंड बॉटम दोनों दिया हुआ है, मीडियम कोर्स सैंड लेयर है, एंड ये जो सैंड लेयर होता है वो हमारा परवियस लेयर की तरह काम करता है। तो जो हमारा जो सैंपल है वो बोथ साइड से ड्रेनेज कंडीशन उसमें पैदा हो रही है, यानी कि जो हम अगर ड्रेनेज देखें तो D इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा H/2। तो H हमारा दिया हुआ है 10 मीटर, तो यहाँ पे सीधा हमारा निकल के आ सकता है 10/2 इक्वल टू 5 मीटर। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब लगाना है आपको जो मेन फॉर्मूला है हमारा TV इक्वल टू CVT/D²। हमारा एक फॉर्मूला ये है, और यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो हमारा गिवन डाटा देखें तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV की वैल्यू दे रखी है, इन्होंने CV की वैल्यू दे रखी है 0.002 cm²/s। अब हमें TV नहीं पता है और CV पता है, T हमें निकालना है कि टाइम कितना होगा, D हमारा पता चल चुका है। तो हमारा सबसे पहले एक और फॉर्मूला होता है हमारा TV का। TV हम निकाल सकते हैं π/4 इंटू U²। U क्या है, U यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, एंड दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन जो हमारा कंसोलिडेशन इज लेस दैन 60%। कंसोलिडेशन जैसे दिया हो ना कि 50% कंसोलिडेशन है, इसी तरह से जब 60% से कम दिया रहेगा तब हम लोग ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं TV का वैल्यू। तो TV का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा TV इक्वल टू π/4, आपको U की वैल्यू पता है 50% यानी कि 0.5 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लें तो आ जाएगा 0.1963, ये TV की वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में हमारा सब वैल्यू रख दीजिए, आपका T का वैल्यू निकल जाएगा। हाँ एक बात और, यहाँ पे T की जो वैल्यू निकलती है वो हमारी निकलती है सेकंड में, तो आप चाहें तो पहले सेकंड में निकाल सकते हैं, उसके बाद फिर डेज में चेंज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला में चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। चलिए फॉर्मूला में रख देते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला है हमारा TV इक्वल टू CVT/D²। TV की वैल्यू कितनी आ गई है 0.1963, CV की वैल्यू हमारी है CV की वैल्यू ये आ गई है 0.002, और टाइम हमारा डेज में चाहिए, और D हमारा यहाँ पे 5 मीटर है, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सीधा आप 5 का स्क्वायर कर दें,
और इसको करना पड़ेगा, टाइम को टाइम रहने दें, और 24 इंटू 3600, ठीक है। इससे हमारा डेज में चेंज हो गया। ये तो सही है हमारा, लेकिन यहाँ पे जो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है इसको हमको चेंज करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये मीटर में है, जो 5 की वैल्यू है मीटर में है और ये हमारा सेंटीमीटर में है। तो इसको चेंज करने के लिए हमें एक और 10⁻⁻⁴ से यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 284.07 डेज। कैलकुलेटर कर लेना, ऐसे विश्वास मत करना मेरे ऊपर। एंड सो 284 डेज इज़ द आंसर। सो 284 डेज हमारा सी में आंसर है। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन बी यूज टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सैंडी सॉइल? Which of the following parameters can be used to estimate the angle of internal friction of sandy soil? Particle size, roughness of particle, particle size distribution और density index। तो क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, डेंसिटी इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 11, अ कैंटिलीवर सीट पाइल ड्राइव्स इट्स स्टेबिलिटी फ्रॉम। कैंटिलीवर सीट पाइल जो होता है वो अपना स्टेबिलिटी कहाँ से डिराइव करता है? तो ये डिराइव करता है हमारा लैटरल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल से, लैटरल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल। क्वेश्चन नंबर 12, डिफ्लेक्शन ऑफ अ सीट पाइल इन अ ब्रेस्ट कट। डिफ्लेक्शन ऑफ ए सीट पाइल इन अ ब्रेस्ट कट, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका हो जाता है इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्वेश्चन 13, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर अटेनिंग अ सर्टेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ ए क्ले लेयर इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला से अप्रोच करना पड़ेगा। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि हमारा फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला है मेन्स, टी वी इक्वल टू सी वी टी बाई डी स्क्वायर। द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर अटेनिंग अ सर्टेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ क्ले, यानी कि टाइम से हमारा रिलेटेड पूछ रहा है। तो हम फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। टी को हम लोग एक तरफ रखते हैं, बाकी सब उधर लेकर चल देते हैं। टी वी गुना में डी स्क्वायर बाई सी वी हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? हमारा देखिए आंसर एच स्क्वायर और सी वी के बीच में है, तो जो टी है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी वी हो गया, ठीक है। एंड टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/CV हो गया। इसके बाद डी होता है हमारा एच पे, ठीक है। डी इक्वल टू h/2 होता है और डी इक्वल टू एच होता है, ठीक है, डबल रेंज और सिंगल रेंज के लिए। तो वहाँ से हम लोग टी इक्वल टू लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर, अगर डी को हम लोग एच लिख दे तो, ठीक है। तो टी हमारा एच स्क्वायर हो जाएगा, तो एच स्क्वायर यानी कि ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये दोनों ऑप्शन सही है। इसके अलावा एच स्क्वायर और 1/CV, तो हमारा एच स्क्वायर एंड 1/CV, ये हमारा आंसर हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 14, द स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन अ सॉइल एट अ सर्टेन डेप्थ। हमारा कोन पेनिट्रेशन टेस्ट और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म किया गया है सॉइल पे एट अ सर्टेन डेप्थ, ओके। द वैल्यू ऑफ स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट इज 8 MPa एंड द एन वैल्यू इज 20। द सॉइल मेट विथ एट द डेप्थ इज, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सैंडी सिल्ट, सैंडी सिल्ट। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। दिया हुआ है क्लियर ड्राई सैंड सैंपल इज टेस्टेड इन डायरेक्ट सीयर टेस्ट। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए कि ये डायरेक्ट सीयर टेस्ट, डायरेक्ट सीयर टेस्ट किया गया है क्लियर ड्राई सैंड सैंपल पे। सैंड जैसे ही बोला तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि सैंड के लिए हमारा होता है C = 0, कोहेशन की वैल्यू सैंड के लिए 0 होता है। सैंड में फाई नॉट इक्वल टू 0, ये आपको बातें पता होनी चाहिए। द नॉर्मल स्ट्रेस एंड सीयर स्ट्रेस एट फेलियर आर बोथ इक्वल टू 120 kN/m²। दोनों की वैल्यू दी हुई है 120, क्या? सीयर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस। द एंगल ऑफ सीयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सैंड विल बी। तो दोस्तों इस टाइप का फॉर्मूला अप्रोच करने के लिए आपके पास पहले फार्मूला याद होना चाहिए। आप सोचिए कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। एक ही फार्मूला है इस चैप्टर का। हमारा जो फॉर्मूला आता है टाउ इक्वल टू C प्लस सिग्मा डैश इंटू tan phi। आई होप कि आपको याद हो, नहीं याद है तो फिर आप जाके सॉइल का नोट्स रिवीजन कर सकते हैं। C की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो हमारा फॉर्मूला बन के आ जाता है टाउ इक्वल टू सिग्मा डैश इंटू tan phi। टाउ हमारा सीयर स्ट्रेस की वैल्यू है और सिग्मा डैश हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है, ठीक है। और दोनों की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 120। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। 120 = 120 इंटू tan phi, ठीक है। आपको यहाँ निकालना किसका है? एंगल ऑफ सीयरिंग रेजिस्टेंस, यानी कि फाई की वैल्यू चाहिए। अब बस निकाल दो। tan phi = कितना हो गया? ये कट जाएगा 1, यानी कि phi = tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और ये phi tan इनवर्स 1 यानी कितना होता है? ये phi हो जाएगा हमारा 45 डिग्री।
45 डिग्री के लिए tan फाई की वैल्यू हमारी 1 होती है, इसलिए हमारा जो एंगल निकल के आ गया फाई इक्वल टू 45 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा 45 डिग्रीज आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, आप देख सकते हैं कि बीपीएससी में बैक टू बैक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सॉइल में बैक टू बैक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसी तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार एसएससी जेई के एग्जाम्स में। सो आपको किस तरह का प्रिपरेशन करना है दोस्तों एक अंदाज़ा लग गया होगा। सो आप इस तरह का अगर वीडियो कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखना चाहते हैं और भी आगे देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर कराएं अपने दोस्तों के साथ, तभी मैं मोटिवेट हो पाऊँगा और इस तरह से मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ा पाऊँगा अपने वीडियोज़ डालने की। आप लोगों का लाइक एंड शेयर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। एन इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए क्ले सैंपल वाज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। द फेलियर स्ट्रेन वाज 25% इन एन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। देखिए यहाँ पे अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की बात आ गई, यानी कि ट्राइएक्सियल टेस्ट में जो हमारा 4 कंडीशन बनता है उसके बारे में बात किया जा रहा है और ये कंडीशन जो केस पर्टिकुलर केस की बात जो की जा रही है वो है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की। The corrected area of the sample at failure, okay, the corrected area of the sample at failure would be कितना हो जाएगा। सो जो हमारा इनिशियल एरिया दे रखा है इसको हम AI से डिनोट कर देते हैं। AI इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्ट्रेन इज गिवन एज EL 0.25, 25% यानी कि 0.25 हम लिख दिए यहाँ पे। करेक्टेड एरिया पूछ रहा है, करेक्टेड एरिया दोस्तों, तो करेक्टेड एरिया के लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला है बता देता हूँ। एरिया फाइनल जिसको भी बोल सकते हैं, करेक्टेड एरिया भी बोल सकते हैं। ये हमारा होता है AI बाई 1 माइनस EL, जो स्ट्रेन की वैल्यू होती है वो हो जाती है। एरिया इनिशियल हो गया 1 है एंड EL यानी स्ट्रेन की वैल्यू जो हमारी परसेंटेज में दे रखी है वो आपको पुट करना है, सीधे आंसर आ जाएगा, कुछ मेहनत नहीं करना है आपको। तो AI 15 1 माइनस 0.25 बन के आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 15 यहाँ करेंगे 1.05 0.75 हो जाएगा। देखिए आपको मैं बिना कैलकुलेटर के करके दिखा देता हूँ 0.75, यहाँ से आप 2 जीरो हटाइए, 75 दूना का 150 और 1 जीरो लग जाएगा यानी कि 20, यानी कि 20 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ये काफ़ी सिंपल दिखता है लेकिन ये कब, जब आपको ये फॉर्मूला याद होगी तब। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर अ गिवन लोड अ क्ले लेयर अटेन्स 30% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इन 100 डेज। फिर से आ गया हमारा गिवन लोड क्ले लेयर अटेन्स 30% कंसोलिडेशन इन 100 डेज। द टाइम टेकन बाय सेम क्ले लेयर टू अटेन 60% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन विल बी, कितना हो जाएगा दोस्तों। तो फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे मेन फॉर्मूला है TV इक्वल टू CVT बाई D², ठीक है। एंड अगेन हमारा TV को हम लोग एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछले वाले फॉर्मूला में, जाकर इसको देखिए, π/4 इंटू U² इक्वल टू CVT बाई D²। तो हम TV को ये लिख सकते हैं π/4 इंटू U² एंड ये हमारा तो सेम है। यानी कि देखिए हम ऐसा क्यों मैनिपुलेट कर रहे हैं फॉर्मूला को, क्योंकि हमारा कंसोलिडेशन दिया हुआ 30 डिग्री कंसोलिडेशन 100 दिन में हुआ, 60 डिग्री कंसोलिडेशन कितने दिन में होगा, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट पूछ रहा था। यानी कि हमको टाइम एंड कंसोलिडेशन T एंड U के बीच में रिलेशन चाहिए। देखिए पकड़िए बात को, T एंड U के बीच में हमको रिलेशन चाहिए और ऐसा कोई रिलेशन डायरेक्टली फॉर्मूला में नहीं है, इसलिए मैं फॉर्मूला को डिराइव कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा TV इक्वल टू होता है CVT बाई D²। TV को हम लोग लिख सकते हैं π/4 इंटू U² एंड ये हमारा सेम हो जाएगा। यानी कि इस फॉर्मूले से हम लोग यूज़ करके लिख सकते हैं कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U², T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U²। और इसी से हमारा जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं T1 बाई T2 इक्वल टू U1 बाई U2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, ये जब आपके पास पता चल गया, मेन चीज़ इसका है, अगर ये पता चल गया तो आप आराम से निकाल सकते हैं। सिंपली फॉर्मूला पुट कर दीजिए। टाइम दिया हुआ है, पहला जो टाइम था 100 दिन का, ठीक है, और टाइम 2 निकालना है। कंसोलिडेशन कितना हुआ है, पहला जो हुआ है 0.3 यानी कि 30% और दूसरा जो हमारा 0.6 यानी कि 60%। इसका स्क्वायरिंग कर दें, इसको आप कटवाएंगे तो 2 बार में नीचे कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये बच जाएगा 100 बाई T2 यानी कि ये बच जाएगा 1/2 का स्क्वायर। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको लिख सकते हैं 100 बाई T2 इक्वल टू 1/4, ये 4 इधर चल जाएगा तो 100 गुना में 4 इक्वल टू T2 यानी कि T2 इक्वल टू 400 डेज। डायरेक्टली आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट कर पाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 18, फॉर ए सैंडी सॉइल द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन इज 30 डिग्री फ्रिक्शन, angle of internal friction is 30 degree if the major principal stress is 50 kN per meter square at failure, then the corresponding minor principal stress in kN per meter square कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही सोचना शुरू कर दीजिए, दिमाग लगाना चालू कर दीजिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा चैप्टर का है, सॉइल का टॉपिक है। एग्जाम में तो आपको बिल्कुल रैंडमली मिक्स क्वेश्चन भी मिल सकता है, यहाँ पे तो बैक टू बैक सॉइल के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। सैंडी सॉइल बोल रहा है, सैंडी सॉइल में आपको पता चल गया कि सी की वैल्यू वहाँ पे 0 होगी एंड फाई की वैल्यू कुछ होगी, ठीक है। और इंटरनल फ्रिक्शन एंगल का वैल्यू भी दे रखा है 30 डिग्री, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटरनल फ्रिक्शन एंगल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल जो मैंने दे रखा है 30 डिग्री एंड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इफ द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 50 kN। अब देखिए 3 तरह के स्ट्रेसेस हमारे ट्राइक्सियल शियर टेस्ट में लगते हैं। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस लगता है, उसमें तो कन्फाइनिंग प्रेशर भी लगता है, हमारा डेविएटर स्ट्रेस की वैल्यू लगती है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेसेस लगेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो कॉन्सेप्ट लगेगा, उसमें हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो सिग्मा 1 = सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 + 5/2। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद हो। यहाँ पे हमारा सिग्मा 1 का वैल्यू दे रखा है दोस्तों, सिग्मा 3 की वैल्यू हमको निकालनी है, सिग्मा 3 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, बाकी सब वैल्यू दे रखा है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में पुट एंड गेट है, सीधे आप पुट कर दे सिग्मा 1 = 50 सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 + 5/2, यानी कि 45 + 5 हमारा 30 है, 30/2 कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50 सिग्मा 3 tan स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 और ये 45 यानी कि हो जाएगा 60, सिग्मा 3 की वैल्यू 50/tan स्क्वायर 60, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा 3 की वैल्यू आ जाएगी 16.67 kN/m², सिग्मा 3 16.67, ठीक है। तो 16.67 यहाँ पर नियरेस्ट जो है, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा इसका सही, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा 16.67 kN/m²। क्वेश्चन नंबर 19, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ एन इनफाइनाइट स्लोप इन अ सैंड डिपॉजिट इज फाउंड टू बी 1.732। अब जैसे ही यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ इनफाइनाइट स्लोप की बात आती है, याद करिए दोस्तों, ये हमारा इसमें टेलर स्टेबिलिटी नंबर की काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ता है। वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब निकालते हैं इनफाइनाइट स्लोप का हमारा कितना होगा, इसमें ग्राफ भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है ये सेफ स्लोप, एक होता है ये नॉर्मल स्लोप और एक होता है ये डेंजरस स्लोप। ये हमारा बीटा इसकी वैल्यू होती है, फिर 5 होती है, फिर बीटा 2 होती है, इस तरह की ग्राफ बनती है। एंड इसमें जो पूछ रखा है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ एन इनफाइनाइट स्लोप इन अ सैंड डिपॉजिट इज फाउंड टू बी 1.732, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे, सॉरी मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है 1.732, ओके। एंड एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस दे रखा है, एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस फाई = 30 डिग्री। एंड वी नो दैट, दोस्तों को पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, tan फाई जो आपको मैंने उस ग्राफ में बताया अभी, और tan बीटा, यहाँ से हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के आता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रखा है 1.732, tan फाई की वैल्यू दे रखी है 30, आपको tan बीटा यानी बीटा की वैल्यू चाहिए, बस इस फॉर्मूला को सॉल्व करिए, tan 30 का वैल्यू रखिए, इसको उधर मैनिपुलेट करिए, tan इनवर्स करिए, तो आंसर आ जाएगा आपको बीटा = यहाँ पे, सॉरी tan इनवर्स में ही आपको वैल्यू निकालनी है, तो सीधा यानी कि अगर tan बीटा रखा जाए तो इसको आप लिख सकते हैं tan 30/1.732, यानी कि आ जाएगा tan बीटा = 0.333, यानी कि बीटा = tan इनवर्स 0.333। सो आंसर tan इनवर्स 0.333 ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 20, द मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट फॉर डिज़ाइन पर्पज इज बेस्ड ऑन द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ। सो ये तो यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर का, जैसे मैंने बताया था, स्ट्रक्चर का क्वेश्चन यहाँ शुरू हो गया। आप वहाँ से भी जाके नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं जाके। एंड वैसे बता देता हूँ कि जो ये होता है कंक्रीट के लिए हम लोग सेफ्टी ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं 1.5 रखते हैं, एंड जो स्टील के लिए रखते हैं 1.15 रखते हैं, ओके। एंड ये क्वेश्चन है द क्रीप स्ट्रेन आर, ये आप बताने की कोशिश करिए कि क्रीप स्ट्रेन क्या होता है। इसका आंसर मैंने 4 ऑप्शन नहीं रखा है, अगले वीडियो में आप देख सकते हैं ये इसका।
So thank you for watching this video. So thank you guys for watching this video. I hope you like this video, and please share this video with your friends in your WhatsApp group, with your every civil friends. And SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से ज़रूर कराएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.